लोअर पीसीआर 2026 टेस्ट सीरीज नंबर 4 करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके धान का खेत, वन, घास का मैदान और झील। आंसर हो जाएगा धान का खेत। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपको कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो वन, घास के मैदान और झील, ये तीनों आपके प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो अपने आप प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, जबकि जो धान का खेत है ये मानव द्वारा निर्मित होता है। तो ये सारे आपको फैक्ट याद होने चाहिए। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपसे पूछा गया है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो इसमें आपको बताना है एटीपी, डीएनए, सौर ऊर्जा या फिर आरएनए। तो जो इकोसिस्टम की एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है वो है आपका सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ ऑप्शन आंसर ही नहीं पता करना है, उसके अलावा भी फैक्ट आपको जानने हैं, तभी आपका बेस मजबूत होगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य और उससे संबंधित सौर ऊर्जा। सोलर एनर्जी सूर्य से ही प्राप्त होती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अन्य जीवों तक पहुंचती है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? काफी इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो आपका आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो एजी टॉन्सले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कब किया था? 1935 में। और ये ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है। और ठीक है, यहाँ पर देखो अर्नेस्ट हैकल है, ये इकोलॉजी शब्द से जुड़े हुए हैं। तो दोनों में अंतर आपको याद रखना है। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये प्राकृतिक संसाधन से है, नेचुरल रिसोर्सेज। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एनडीएमए का अध्यक्ष आपसे पूछा गया कौन होता है? तो चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना होती है और इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम 10% लॉ किसने प्रतिपादित किया था? इंपॉर्टेंट है और आपका लेवल का क्वेश्चन है। लोअर पीसीएस में इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। आंसर हो जाएगा रेमंड लिंडेमैन। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। वहां पर आपको आरओ, पीसीएस प्रीलिम्स, मेंस और लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज एक्टिव है। तो मिनिमम फीस में मैक्सिमम आउटपुट के लिए आप हमारे बैच से जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल चक्रीय गैस नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। आपको सही वाला मार्क नहीं करना है, यहाँ पर जो गलत होगा वही मार्क करना है। तो कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन चक्र। लेकिन फास्फोरस जो साइकिल होता है वो आपका भू रासायनिक चक्र नहीं है। सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें तीनों गैस होती है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जबकि फास्फोरस का इसमें जिक्र नहीं है। और ये हमारी भू रासायनिक चक्र की गैस भी नहीं है। 8वां है दो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य की जो ट्रांजिशन जोन है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं इकोटोन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। दो भिन्न रासायनिक तंत्रों के मध्य के संक्रांति यानी ट्रांजिशन जोन को इकोटोन कहा जाता है। ठीक है, दो हो या फिर उससे अधिक भी को भी इकोटोन ही कहेंगे। इस क्षेत्र में दोनों तंत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये आपके घास के मैदान, वन है ना, और ये अक्सर इनकी संख्या और घनत्व अक्सर अधिक होता है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, आपको बताना है। तो ये थे अर्नी नेस। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा 1973 में। और इन्होंने, ये नॉर्वेजियन दार्शनिक है, इन्होंने डीप इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी एनडीआरएफ का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया था? तो एनडीआरएफ का गठन किया था धारा 46 के अंतर्गत। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। और इसका उपयोग किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और प्रतिक्रिया कार्यों के लिए किया जाता है। तो जब देखते होंगे कहीं बाढ़ आ जाती होगी या भूस्खलन होता है तो ये एनडीआरएफ की टीम वहां पर
तुरंत पहुंच जाती है। क्रायोजेनिक इंजनों में ईंधन और ऑक्सीकरण कारक के रूप में क्रमशः किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी होती है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है ये आपका इसका टेम्परेचर होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपका ऑक्सीजन होता है इसका -183 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पलक्कम, तमिलनाडु। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है या संयंत्र है। ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड पीयर टू पीयर लेजर, ये आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये एक वितरित पीयर टू पीयर वही खाता जो सुरक्षित और पारदर्शी होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में सूचना की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछा गया है, तो ये होता है क्यूबिट। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पारंपरिक कंप्यूटरों में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है बिट यानी 0 या 1, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है क्यूबिट। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। बायो रेमिडिएशन तकनीक क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं आप देख लेंगे। बायो रेमिडिएशन यानी पर्यावरण से प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना। बी पार्ट राइट होगा। दृश्यात्मक संचार संग्रह तकनीक, जिसे सामान्यतः लाइफाई कहा जाता है, के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। काफी लंबे लंबे क्वेश्चन लिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य प्रकाश का उपयोग करती है और उसकी गति वाईफाई से तेज हो सकती है। बी पार्ट आपका राइट हो गया। हाल ही में चर्चा में रही CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य रूप से संबंध किससे है? तो ये जीन संपादन और जीनोम एडिटिंग से होता है। बी पार्ट आपका राइट हो गया। और 18वां है, नाभिकीय रिएक्टरों में जो मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? जो मंदक होते हैं उनका कार्य आपसे पूछा गया है, तो ये न्यूट्रॉनों की गति को धीमा कर देते हैं। ए पार्ट आपका राइट हो गया। परमाणु विखंडन के दौरान तीव्र गति से होने वाले न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, और जब मॉडरेटर का प्रयोग किया जाता है तो इससे न्यूट्रॉनों की गति धीमी हो जाती है और ये नियंत्रित हो जाता है। मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक का मुख्य चिकित्सा अनुप्रयोग क्या है? तो 3D बायो प्रिंटिंग जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके कृत्रिम मानव अंगों और ऊतकों का निर्माण करता है। बी पार्ट राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नैनोकण यानी नैनो पार्टिकल मानव निर्मित है? इसका उपयोग कैंसर के इलाज तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इलेक्ट्रॉनिक के व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह है कार्बन नैनो ट्यूब्स। ए पार्ट आपका राइट हो गया। तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चन लिए गए थे जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको नए लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने होंगे। अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है यहाँ पर कौन सी है। तो 4 आपके दिए गए हैं, उज्ज्वल, कवित्री, प्रज्वलित और शुश्रूषा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। यानी गलत पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी। तो उज्ज्वल सही लिखा गया है, कवित्री भी सही है, प्रज्वलित भी सही है, और जो यहाँ पर शुश्रूषा लिखा गया है तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे सारे सही है, कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट। अन्वय का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। अन्वय तो ये होता है अनु प्लस अय, अन्वय। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चक्रपाणी में समास पूछा गया है आपसे, चक्रपाणी। तो चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु भगवान। तो इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। सी पार्ट करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव आपसे पूछा गया है? तो यहाँ पर अट्टालिका, उष्ट, कपाट या फिर अचरज। तद्भव पूछा गया है तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अचरज। अचरज का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है आश्चर्य। और यहाँ पर जो और दिए गए उन पर देखेंगे, जैसे अटारी है तो अट्टालिका हो गया आपका, है ना। ऊंट का उष्ट हो गया, और जो किवाड़ होता है उसका होता है कपाट। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। स्थावर का विलोम शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट होता है, तो इसका होगा जंगम। सी पार्ट करेक्ट हो गया। जो मापा ना जा सके, तो जिसे मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। बी पार्ट करेक्ट हो गया।
वाक्य में कम ठहराव की आवश्यकता होती है, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जब कम ठहराव हो तो वहां पे अल्प विराम कॉमा का प्रयोग करते हैं। सी पार्ट करेक्ट हो गया। व्युत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो ये 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तद्भव, तत्सम, 2 ये हो गए, और इसके अलावा देशज और विदेशज। विदेशज 4 टाइप के आपके शब्द होते हैं। अरण्य रोदन मुहावरे का सही और सटीक अर्थ आपको बताना है। ऐसा कथन जिस पर कोई ध्यान न दे अरण्य रोदन कहते हैं। बी पार्ट आपका राइट हो गया। सदा बहुवचन वाला प्रयुक्त होने वाला यहाँ पर शब्द आपको बताना है। वह पुस्तक प्राण बधु, प्राण होता है ये हमेशा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो यहाँ पे प्राण जो होता है वो ऑलवेज आपका प्लूरल यानी बहुवचन होता है। 16 जनपदों में कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत स्थित है? तो टोटल महाजनपद थे 16, उसमें से 8 यूपी में है। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये 8 कौन कौन से, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी। ये 8 महाजनपद जो यूपी में थे। ठीक, 16 टोटल है, यूपी में 8। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर किस काल का है और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो ये जो भीतरगांव का मंदिर बनाया गया था ये गुप्त काल का है और ये केवल पक्की ईंटों से निर्मित है। तो बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद तहत ODUP के तहत काला नमक चावल किस जिले का विशिष्ट उत्पाद है? काला नमक चावल ये आपका सिद्धार्थनगर। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये अपनी विशेष खुशबू और गुणवत्ता के कारण इसे GI टैग भी प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार मुख्य रूप से किस जिले में पाए जाते हैं? तो यूरेनियम आपका कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसिद्ध जो प्रतीक होता है सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? सुलह कुल ये उत्सव है, ये आयोजित किया जाता है आगरा में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये सुलह कुल की नीति मुगल सम्राट अकबर ने स्टार्ट की थी और इसी भावना को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में प्रतिवर्ष सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में सहारिया जनजाति का निवास मुख्य रूप से किस जिले में है? तो ये सहारिया जनजाति कहाँ पे है? ललितपुर में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये है कानपुर में। ए पार्ट आपका राइट हो गया। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है आपका लाख महोसी पक्षी विहार। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? कन्नौज में है ये, और ये सबसे बड़ा है। इसका जो एरिया है 80 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे छोटा कहाँ पर है? ठीक, लाख महोसी पक्षी अभ्यारण्य ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और जो यहाँ पर नवाबगंज दिया गया पक्षी विहार ये आपका यूपी का सबसे पहला है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। शांडी पक्षी विहार ये आपका हरदोई में है और समस्तपुर पक्षी विहार ये आपका मैनपुरी में है। ये सारे आपको याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध ये है आपका बेतवा नदी पर। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज हो गया है से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लियाकत अली थे। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मध्यकाल के प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है और इसका निर्माण किसने कराया था? तो ये फतेहपुर सीकरी में है और अकबर ने निर्माण करवाया था। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। महापरिनिर्वाण मंदिर जहां भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई मुद्रा की प्रतिमा स्थापित की गई। ये पाषाण की प्रतिमा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है?
ये आपको बताना है। तो ये कुशीनगर में है, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्रसिद्ध अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जहां से भारत में लोहे के उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए, किस नदी के तट पर स्थित है? अतरंजी खेड़ा ये आपका काली नदी या काली सिंध जिसे कहते हैं वहां पर स्थित है। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। ये कहाँ पे है? एटा जिले में है अतरंजी खेड़ा, और यहाँ से लगभग 1000 BC के आसपास लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनावरण पाया जाता है? तो सबसे जो वन कम है वो संत रविदास नगर, जिसे भदोही कहा जाता था पहले। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शास्त्रीय संगीत घराने को कृतक नृत्य और ठुमरी गायन के बीच अनूठे समन्वय के लिए जाना जाता है और इसे पूरब अंग शैली भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। बिंदादीन महाराज ने कथक के साथ ठुमरी गायन को भी जोड़ा था, इसलिए इसे पूरब अंग शैली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1961 में। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली शुरू होती है यूपी में 1961 के बाद से। उत्तर प्रदेश के जल संसाधन भूगोल के संदर्भ में प्रसिद्ध चंद्रप्रभा बांध उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है और किस अभयारण्य के भीतर आता है? ये भी बताना है। तो चंदौली में है और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के अंदर ये आता है। ब्रिटिश काल के दौरान 1920 में अखिल भारतीय अवध किसान सभा का गठन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? तो अवध किसान का ये प्रतापगढ़। ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। 1920 में अखिल भारतीय अवध किसान सभा का गठन प्रतापगढ़ जिले में हुआ था और इसको किसने संगठित किया था? बाबा रामचंद्र, जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने। उत्तर प्रदेश के जिले में प्रसिद्ध राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है। तो ये आपका है फुर्सतगंज में, अमेठी में। ए पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मध्यकालीन इतिहास के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध किले की घेराबंदी के दौरान एक बारूद विस्फोट के कारण हुई थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? बांदा जिले में और कालिंगर के किले के आसपास। बी पार्ट आपका राइट हो गया। मौर्य सम्राट अशोक के कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अशोक की किस रानी और उसके पुत्र का वर्णन या उल्लेख किया गया है? तो ये है कारवाकी और तीवर। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। मध्यकाल में जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी को संगीत के क्षेत्र में एक नए राग के सृजन और भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस विधा के विकास का श्रेय दिया जाता है? तो यह है आपका राग जौनपुरी और बड़ा ख्याल। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में गठित पहली कांग्रेस सरकार में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहते हैं सरकार में प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री का पद गोविंद वल्लभ को दिया जाता है। इस मंत्रिमंडल में वित्त मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? तो ये प्रभार जो वित्त मंत्रालय का दिया गया था वो रफी अहमद किदवई को। ए पार्ट यहाँ पर राइट हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो आपको ध्यान रखना है। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित उत्तर प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से धान चावल की खेती के विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए जो लगभग 8000-9000 ईसा पूर्व के हैं? तो ये आपका हो जाएगा लहुरा देव, संत कबीर नगर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर धान की खेती और के वैश्विक स्तर पर सबसे प्राचीनतम प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मुगल काल के दौरान शाहजादा दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद कराया था जिसे सिर्फ अकबर महान रहस्य के नाम से जाना जाता है। इस महान साहित्यिक कार्य को उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में बैठकर पूर्ण किया गया था? तो ये आपका था वाराणसी, काशी। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो कॉफी है उसका कटोरा या फिर सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक। डी पार्ट आपका राइट हो गया। किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश दोनों देशों के साथ स्पर्श करती है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम। बी पार्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों से ये बांग्लादेश दोनों से ये संपर्क में रहती है इसकी सीमा रेखा। तो बी पार्ट करेक्ट हो गया। गुलाबी क्रांति का संबंध आपसे पूछा गया है तो ये आपका होता है झींगा मछली और प्याज। बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। थार मरुस्थल में बहने वाली लूनी नदी किस पर्वत श्रेणी में इसका उद्गम होता है? ये आपको बताना है। ये अरावली श्रेणी। सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा।
और केन बेतवा लिंक नदी लिंक परियोजना के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर एक नहर गुजारी जा रही है जो हाल ही में चर्चा में रही है? तो ये केन बेतवा लिंक पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की तरफ बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के आसपास एक नहर का निर्माण किया जा रहा है। जब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू हो तो संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित प्रावधानों को संशोधित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह शक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति के साथ। बी पार्ट आपका राइट हो गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा में बदलकर सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा कर दिया? या आपको अनुच्छेद संविधान संशोधन बताना है तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 371 डी किस राज्य के लोगों के लिए सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा के मामले में समान अवसर और सुविधाएं 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99 संविधान संशोधन अधिनियम को यह कहते हुए असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह संविधान की किस मूल संरचना का उल्लंघन करता है? तो ये किसकी उल्लंघन करता था ये आपको बताना है। न्याय की स्वतंत्रता या न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य विधानसभाएं अनुच्छेद 252 के तहत प्रस्ताव पारित कर संसद से राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करती है तो संसद द्वारा बनाए गए उस कानून को संशोधन या निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है ये आपको बताना है। तो ये केवल संसद के पास होता है ऐसे अधिकार। डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण बताता है। कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? तो ये आपका है निगम कर। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और मनोरंजन कर ये तीनों इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। जीडीपी और जीएनपी के मुख्य बीच अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनपी तो ये इनके अंतर को क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। बी पार्ट आपका राइट हो गया। ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपसे पूछा गया है तो ये आपका है दुग्ध उत्पादन से। बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 1970 में ये चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड और इसे भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है। इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी कहा जाता है ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 2005 में। सी पार्ट आपका राइट हो गया। और फरवरी 2006 में ये पूर्णतः एक्टिव हो गया था यानी प्रभावी हुआ था 2006 में। महारत्न कंपनी का दर्जा पाने के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो ये शर्त है आपकी पिछले 3 वर्षों में औसतन 5,000 करोड़ का लाभ होना चाहिए, नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले से प्राप्त होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। तीनों होने चाहिए। तो यहाँ पर डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो आपके डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इनको ध्यान से समझेंगे क्योंकि डीआई टफ लिया गया है। इसमें हमारे जितने भी बैच चल रहे हैं उनको इसमें हमने इंक्लूड किया है। द्रोणाचार्य बैच, सचिवालय बैच, सुदर्शन, अर्जुन और अभिज्ञ। तो यहाँ पर सारे बैच लिए गए हैं। आपको देखो यहाँ पर बैच की सारी डिटेल दी गई है और उसी हिसाब से डिटेल को ध्यान में रखते। टोटल स्टूडेंट है 5,000। तो यहाँ पर देखो मान लीजिए सचिवालय जो बैच है उसकी 20% लड़कियों को अभिज्ञ बैच में स्थानांतरित कर दिया गया। तो अभिज्ञ बैच में लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ठीक, तो देखो सचिवालय बैच में जो कुल लड़कियां हैं आपका दिया गया है, ये देखो यहाँ पर है। सचिवालय बैच में टोटल जो लड़कियां हैं 550, इसका 20% निकाल लेंगे तो ये 550 का 20% निकालेंगे, ये 0 कट गया। 55 दूना 110, 110 लड़कियां जो है वो आपके अभिज्ञ बैच में जुड़ जाएंगी। तो अभिज्ञ बैच में देखो टोटल लड़के कितने थे 250 और लड़कियां इसमें से 110 और ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 360 और यहाँ पे 250। ये आपका रेशियो पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अभी के बैच में लड़कों का लड़कियों से नया अनुपात आपको बताना है तो 25:36। तो ए पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे है देखो जो दिया गया है इसमें डेटा दिए गए हैं फिर से। द्रोणाचार्य बैच में उत्तीर्ण हुए 30% छात्रों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद में क्या है, इन शीर्ष स्कोरर में लड़कों का लड़कियों का अनुपात है 5:4 और कुल मिलाकर इस बैच में उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों में 55% लड़के हैं।
तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो उत्तीर्ण तो हुए लेकिन जिन्होंने 90 या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर ये आपको डेटा बताना है। द्रोणाचार्य बैच में कुल उत्तीर्ण छात्र हैं कितने हैं? 600 उत्तीर्ण छात्र हैं द्रोणाचार्य बैच में। आप यहाँ से देख सकते हो, द्रोणाचार्य बैच है ये, इसमें टोटल पास है कितने? 600। अब 600 टोटल पास हुए हैं, इनका 30% जो है वो 90% से अधिक है। तो 600 का 30% ये आपका हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लोगे तो 180 हो जाएंगे ये, जो आपके 90% से ऊपर अंक प्राप्त हुए हैं। और इनमें लड़कों की संख्या कितनी है? ये देखो आपका रेशियो दिया गया है 5:4, तो टोटल 9 हो जाएंगे, उसमें 5 लड़के हैं और ये कितने में? आपका 180 में। तो ये आपका यहाँ से 100 आ जाएगा। तो ये 100 लड़के हो गए। इसके बाद में दूसरी शर्त क्या रखी गई है कि कुल मिलाकर इस बैच में उत्तीर्ण हुए कुल छात्रों में 55% लड़के हैं। तो टोटल छात्र कितने थे? 600, और उसमें 55% आपके लड़के हैं। तो ये 55% कितना हो जाएगा आपका? 330। 330 हो गया। 330 में से 110 माइनस कर देंगे क्योंकि ये 90% से ऊपर थे, तो 220 आपका आ जाएगा। ये आपका जो 220 आएगा ये 90% या उससे कम जो अंक प्राप्त किए उनकी संख्या है। यहाँ पर 230 होगा, सॉरी, यहाँ पे 100 बच्चे थे तो 230 होगा। ये सी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अर्जुन बैच में लड़कों की कुल संख्या द्रोणाचार्य और सचिवालय बैच में मिलाकर अनुत्तीर्ण हुए छात्रों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? अर्जुन बैच में टोटल जो बच्चे हैं वो है आपके यहाँ पे दिया गया है 960 लड़के हैं टोटल। तो 960 यहाँ लिख लेंगे, 960 बच्चे हैं। उसमें से द्रोणाचार्य बैच में कितने हैं? अनुत्तीर्ण कितने होते हैं? द्रोणाचार्य बैच का डेटा यहाँ देखेंगे। अर्जुन बैच में आपके टोटल लड़के हैं 960। द्रोणाचार्य बैच में आपसे पूछा गया अनुत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने? फेल हो गए 400। और फिर सचिवालय बैच में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं? 250। ये 650 हो गए दोनों, ठीक है, 650 ये हो गए। तो यहाँ से 650 इसमें से घटा दोगे, 310 बचेगा, ठीक, 310। और ये 310 जो है वो पास हुए हैं कितने? 650 में। तो 310 650 में पास हुए हैं, ये आपको निकालना है। यहाँ से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 13 यहाँ पे बचेगा। तो ये 62/13, 13 चक्को 52, 13 ठीक सोचा, ये 48 के आसपास आएगा। सी पार्ट आपका राइट हो गया। आगे इसमें है फिर से डीआई का ही है, 10 क्वेश्चन लिए गए हैं आपके जो एग्जाम के पैटर्न में। सचिवालय, सुदर्शन और अर्जुन ये तीनों बैच आपके हैं उत्तीर्ण छात्रों का औसत, और द्रोणाचार्य, अर्जुन और अभिज्ञ बैचों में अनुत्तीर्ण छात्रों की औसत संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो सचिवालय बैच में यहाँ पर देखेंगे, पहले यहाँ से सारा डेटा दिया गया है। सचिवालय में जो पास हुए हैं 100 यानी 1000, सचिवालय के 1000 हो गए प्लस। उसके बाद में सुदर्शन का देखेंगे, सुदर्शन यहाँ पे है, इसमें पास हुए हैं 500। और फिर अर्जुन बैच में पास हुए हैं 700, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 2200। और औसत निकालेंगे, 3 बैच है तो 2200/3 ये आपका हो गया। फिर है द्रोणाचार्य में देखेंगे, द्रोणाचार्य, अर्जुन और अभिज्ञ, ठीक। तो द्रोणाचार्य में आपके पास हुए हैं, नहीं अनुत्तीर्ण पूछा गया है फिर, तो 400 द्रोणाचार्य के हो गए, 400 प्लस यहाँ पर अर्जुन बैच में फेल हो गए हैं 800, और प्लस अभिज्ञ बैच में फेल हुए हैं 125, ये 1325 हो गया। और 3 से डिवाइड करेंगे इसको भी, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ पर इनका रेशियो पूछा गया है, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर से लिखेंगे 2200/3 और रेशियो में 1325/3, ठीक। 3 तो ऐसे कट जाएगा, 25 से काट दो, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, यहाँ पर 25 से काट दे, 25 5 125 और 7 बजे 75 75, तो 88/53, बी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। फिर है 75 नंबर में, सुदर्शन बैच में लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 25% अधिक है, इस बैच में कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका सुदर्शन बैच में लड़कों का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है लड़कियों के उत्तीर्ण प्रतिशत से 20% अधिक है। सुदर्शन बैच कहाँ पे है आपका, पहले ये देखेंगे, ये दिया गया आपका सुदर्शन बैच में बॉय और गर्ल्स, ये इसे पास हुए 500, ठीक। तो सुदर्शन बैच में कुछ कुल लड़के हैं 300 और लड़कियां हैं आपकी 450 और पास हुए हैं 500। तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
लड़कों का परसेंटेज अगर मान लो प्रतिशत x है और लड़कियों का कितना हो जाएगा 1.2x, 20% अधिक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल उत्तीर्ण है 500, ठीक। तो लगभग 2.2x हो जाएगा, ये आपका 500 आ जाएगा। तो यहां से काटेंगे तो x की वैल्यू लगभग आएगी 186, जो कि आपके ए पार्ट में गिवन है, यही आंसर हो जाएगा। आगे इसमें 76 नंबर पे एक नया बैच एकलव्य बैच शुरू किया गया है, जिसमें कुल छात्र अभिज्ञ के छात्रों का 120% है। एकलव्य का उत्तीर्ण प्रतिशत सचिवालय और अभिज्ञ के उत्तीर्ण प्रतिशत का सटीक औसत है। एकलव्य में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या आपको बताना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होने वाले हैं, आपको एकदम इजी लल्लू टाइप क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देखो एकलव्य बैच के कुल छात्र कितने हो जाएंगे। अभिज्ञ बैच में छात्रों की संख्या है 500 और उसका 120% आपका है, 120% है। तो ये आपका लगभग हो जाएगा 600, ये दोनों जीरो कट जाए 600। तो 600 छात्र जो थे वो आपके एकलव्य बैच में आते हैं। सचिवालय बैच का उत्तीर्ण प्रतिशत आपका है 80%, ठीक, और अभिज्ञ का है 75। तो ये आपको दोनों परसेंट है, यानी सचिवालय बैच में 80% छात्र पास होते हैं और अभिज्ञ बैच में 75। तो इन दोनों का औसत निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 77.5%, ठीक है। 77.5% में से 100% में से 77.5% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22.5%, ठीक। अब 22.5% 600 में कितना होगा ये आपको फाइंड आउट कर लेना है और यही आंसर होगा। तो ये होगा 135 छात्र, डी पार्ट आपका राइट हो गया। फिर है अर्जुन बैच में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की या लड़कों की न्यूनतम संभव संख्या क्या हो सकती है। तो अर्जुन बैच में कुल अनुत्तीर्ण छात्र है 800 और उसमें से लड़कियां, कुल लड़कियां हैं 540। तो यहाँ पर देखो माइनस कर देंगे इन दोनों का, तो 260 आ जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ए पार्ट में दिया गया है। आगे 78 में द्रोणाचार्य बैच से कुल 46 लाख रुपए की फीस एकत्र की गई। यदि एक लड़की की फीस लड़के की फीस से 20% कम है तो द्रोणाचार्य बैच में एक लड़के द्वारा कितनी फीस जमा की जा रही है। देखो द्रोणाचार्य में कितने छात्र हैं पहले ये देखना है, ठीक। द्रोणाचार्य बैच में जो लड़के के द्वारा फीस एफ ली जा रही है, तो लड़की के द्वारा ली जा रही है 0.8 यानी 20% कम हो गई है। और द्रोणाचार्य में बैच में कुल लड़के हैं 600 और लड़कियां कितनी हैं 400, ये गुणा कर देंगे इसे और ये टोटल कितना लिया जा रहा है 46 लाख, ठीक है, 46 लाख। अब इसमें इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहां से एफ आपका आ जाएगा 5000 रुपए, जो कि आपके सी पार्ट में गिवन है। 79 है सचिवालय बैच में 1/5 लड़कियां और 1/7 लड़के हॉस्टलर यानी छात्रावास में रहते हैं। यदि ज्ञात है कि सभी हॉस्टलर परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं, तो इस बैच में कुल उत्तीर्ण छात्रों का कितना प्रतिशत हॉस्टलर है ये आपको बताना है। सचिवालय बैच में लड़कियां कितनी है 550 है, उसका 1/5 आप निकालेंगे तो ये 110 आ जाएगा, ठीक। और लड़के कितने हैं 700 है, इसका 1/7 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 100। तो टोटल ये हो गए 210, ठीक है, 210 ये लोग हो गए। अब यहाँ पे सचिवालय बैच में कुल उत्तीर्ण छात्र हो गए हैं 1000। 1000 में 210 आपके हॉस्टलर है, तो सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 21%, बी पार्ट में गिवन है आपका। फिर आपका है 80, लास्ट है ये, इसमें आपको बताना है, ये थोड़ा और टफ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर आपके दिए गए हैं, ये डेटा वाला क्वेश्चन है। इसमें सुदर्शन बैच में लड़कियां लड़कों की तुलना में 250 से अधिक नहीं हो सकती है। फिर दूसरा है सभी बैचों में सबसे अधिक और सबसे कम कुल नामांकित छात्रों के बीच का अंतर 1000 है और 5000 छात्रों को मिलाकर उत्तीर्ण प्रतिशत ठीक 60% है। तो आपको इसमें चौथा इसमें भी है, तो ये आपको बताना इसमें से कौन सा सही होगा। ये आपके कथन दिए गए हैं, तो ये पूरा सार पूछ लिया गया है इसमें। सुदर्शन बैच में कुल अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं आपके 250 और उसमें से अनुत्तीर्ण लड़कियों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती, तो ये वाला आपका राइट हो गया। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। फिर है दूसरा, जो आपका सभी बैचों में सबसे अधिक और सबसे कम कुल नामांकित छात्रों के बीच में 1000 का अंतर होना चाहिए। तो अर्जुन बैच में सबसे ज्यादा छात्र हैं और सबसे कम है अभिज्ञ बैच में, तो 1500 अर्जुन बैच में, अभिज्ञ में 500 मिनिमम है, तो इनका डिफरेंस 1000 है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर आगे है 5000 छात्रों को कुल मिलाकर 60% है, तो उत्तीर्ण छात्र 60% में 600 आपके हो गए, प्लस ये आपका 1000, ये सारे बैच के स्टूडेंट जो उत्तीर्ण हुए 700
और प्लस 375, टोटल ये हो जाएगा 3175 और ये 5000 में, तो ये 60% से अधिक है, 63.5%। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये अप्रॉक्स लिया गया है वैल्यू, तो ये भी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर तीनों राइट हो जाएगा, तो डी पार्ट आपका करेक्ट हो गया। ये अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे फ्रेम की गई है। ठीक है, आगे है आपका, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी है F7, सी पार्ट आपका राइट हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा कौन